नमस्कार। तो स्वागत है आपका हमारे डे बाय डे चैनल के यूट्यूब पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की ज्योग्राफी का सेकंड लेसन। और सेकंड लेसन है हमारा भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, संसाधन। तो जैसा कि आप इसके नाम से ही जान सकते हैं कि हम इन चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये चैप्टर हमारा शुरू होता है दो बच्चों की कहानी से। तो जिसमें एक बच्ची है माम्बा और दूसरा है पीटर। तो माम्बा के बारे में बताया गया है कि माम्बा एक अफ्रीका के छोटे से गांव तंजानिया के रहने वाली है और वह अपने परिवार के लिए पानी लाती है और उसके बाद अपने पिताजी के साथ और अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चलाने में उनकी मदद करती है। और उनके पिताजी उनकी कुटिया के पास ही छोटा सा एक खेत है जिसमें वो लोग मेहनत करके कुछ अनाज अपने खाने के लिए उगाते हैं। और फिर दूसरा बच्चा है यहाँ पर पीटर, जो कि न्यूजीलैंड में रहने वाला है और उसके पिताजी और भेड़ पालन का काम करते हैं। तो इन दोनों के बारे में कि माम्बा और पीटर विश्व के दोनों अलग अलग स्थानों में रहते हैं और जीवन व्यतीत करने में दोनों में ही बहुत बड़ा अंतर है। तो अब ये जो इनकी विविधताएं हैं, यानी कि इनके बीच में जो अंतर है, इसी के बारे में हम इस चैप्टर में और डिटेल्स में पढ़ेंगे कि वो अंतर क्यों आता है या अलग अलग भूमि का या उनके मृदा का अलग अलग क्षेत्रों में अंतर क्यों पाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भूमि। तो यहाँ पर बताया गया है कि भूमि के कुल पृष्ठ का लगभग 30% भाग, हमारी जो भूपृष्ठ है उसका लगभग 30% भाग ही भूमि है। और भूमि और जलवायु के विभिन्न लक्षण के कारण ही विभिन्न जनसंख्या का भी वितरण अलग अलग है। मतलब हमारी भूमि में पाई जाने वाली विविधताएं जो अलग अलग स्थानों पर उपलब्ध है, उनके कारण ही वहां पर जनसंख्या का भी अंतर पाया जाता है। और यहाँ पर जनसंख्या का वितरण भूमि के अलग अलग शेप्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से जनसंख्या भी वहां पर निवास करती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि भूमि ऊबड़ खाबड़, स्थलाकृत और पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। मतलब ऐसी जमीन जो कि ऊबड़ खाबड़ है और पर्वतीय है, पहाड़ों से घिरी हुई है, और मरुस्थल और सघन वन मतलब घने जंगलों से है। मतलब ऐसी जमीन जहां पर ये उपरोक्त चीजें हैं वो या तो निर्जन है या विरल है। मतलब वहां पर बहुत ही कम जनसंख्या पाई जाती है, एकदम ना के बराबर। और उसके बाद है उर्वर मैदानों और नदियां, घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए यह स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो मैदानी एवं नदी के पास वाले क्षेत्र हैं वो कृषि के लिए उपयुक्त होती है। तो यहीं पर हमारी सबसे अधिक जनसंख्या का निवास होता है, क्योंकि हम मानव कृषि करके ही अपना जीवन यापन करते हैं। तो ऐसा स्थान जहाँ पर कृषि हो सकती है और जहाँ पर पानी उपलब्ध है, वहीं पर जीवन मतलब मनुष्यों की अधिक जनसंख्या पाई जाती है। फिर है भूमि के उपयोग। मतलब भूमि हमारे द्वारा किन किन कामों में उपयोग की जाती है। तो आप यहाँ देखेंगे कि भूमि कृषि, वानिकी, खनन और सड़क एवं उद्योगों की स्थापना के लिए उपयोग में लाई जाती है। मतलब कृषि यानी कि खेती बाड़ी, अपना पशुपालन और कुछ पौधे उगाना, इन कामों में वानिकी, और सड़क एवं उद्योग मतलब नए नए उद्योग स्थापित करना, अपने आवास के लिए बिल्डिंग्स बनाना, और सड़क बनाने के लिए भी हम भूमि का उपयोग करते हैं। और ये कहते हैं कि भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति। मतलब भूमि का मतलब कौन सी भूमि किस प्रकार की है, वो उनकी कारकों के अनुसार ही उपयोग में लाई जाती है। स्थलाकृति मतलब उसका शेप कैसा है, मृदा, वहां की भूमि की मृदा कैसी है, वो खेती लायक है या नहीं है, वो बंजर तो नहीं है, और उसमें किस प्रकार के हम पौधे उगा सकते हैं, मतलब वो मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त है। इन सब कारणों
कारकों को ध्यान में रखकर ही हम भूमि का उपयोग उनकी विभिन्न प्रकार की जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनके हिसाब से करते हैं। और ये बता रहे हैं कि जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज एवं जल की उपलब्धता, मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक है। मतलब जहां पर हमारी मृदा, जलवायु और जल की उपलब्धता होती है तो वहीं पर, और मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, अथवा मतलब जहां पर जनसंख्या ज्यादा हो वहीं पर भूमि का उपयोग भी बहुत ज्यादा होता है। और उसके बाद है कि स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। मतलब स्वामित्व से यहाँ बताया गया है कि ओनरशिप किसी एक पार्टिकुलर पर्सन, किसी एक मनुष्य एवं किसी समुदाय का उसमें स्वामित्व हो। तो यहाँ पर स्वामित्व के आधार पर भूमि को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक आपका है उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्ति के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट, औषधि बूटी को एकत्र करना। इसे सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। मतलब ऐसी भूमि या ऐसी जमीन जिसका उपयोग एक समुदाय के द्वारा किया जाता है तो उन्हें हम सामुदायिक भूमि कहते हैं, और इसे हम साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर साझा का मतलब है कॉमन, और संपत्ति जो कि भूमि होती है, तो और संसाधन मतलब जो कि हमारे उपयोग में हो। तो एक ऐसा भूमि जो कि एक समुदाय द्वारा उपयोग किया जाता है उसे हम साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। फिर यहाँ बताते हैं कि जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। तो स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता रहता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरियों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। मतलब आज की बढ़ती जनसंख्या के अनुसार लोगों ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही भूमि का उपयोग करना स्टार्ट कर दिया है, और वहां पर नगरों में अपने बिल्डिंग्स का और अपने फैक्ट्रीज का बनाना, और गांवों में कृषि के लिए अधिक से अधिक भूमि का उपयोग करना शुरू कर दिया है। और फिर यहाँ बताते हैं कि वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण ही निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीय पर्यावरण के प्रमुख खतरे हैं। तो ये कहते हैं कि आज के समय में जो हम दिन प्रतिदिन जंगलों को काट कर अपने आवश्यकताओं के अनुसार कृषि और निर्माण प्रक्रिया कर रहे हैं, इससे हमारे प्रकृति में या भूमि को निम्न कारण हो सकते हैं। और फिर इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर भूमि उपयोग के समय के अनुसार परिवर्तनों को दर्शाया गया है। सबसे पहले जब प्रारंभिक समय था तो छोटे छोटे घर हुआ करते थे और कृषि के लिए क्षेत्र थे। फिर धीरे धीरे विकास हुआ तो कुछ घर मकान बने, और फिर वो धीरे धीरे वो जगह कम होती गई। और फिर जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ रही है और हमारी जरूरतों का विस्तार हो रहा है, उसी प्रकार से हमारी कृषि लायक भूमि भी नष्ट हो रही है। और अधिक से अधिक हम देखेंगे कि विकास के कारण ही बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है, जिससे कि भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। और फिर ये कहते हैं भूमि संसाधन का संरक्षण। अब यहाँ बताया गया है बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इसके इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। कहने का अर्थ यह है कि हमारी जो बढ़ती जनसंख्या है, इसके कारण ही हमारी भूमि का और वन भूमि का कृषि के लिए जो है बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है, जिससे इस प्राकृतिक संसाधन पर खतरा आ रहा है। और इसके विनाश को कम करने के लिए और रोकने के लिए यहाँ पर निम्न कारण बताए गए हैं, जैसे वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। मतलब यदि हम भूमि का संरक्षण करना चाहते हैं तो अधिक से अधिक
पेड़ पौधों को लगाना चाहिए और कीटनाशक और उर्वरकों का कम से कम इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि ये कीटनाशक एवं उर्वरक हमें कुछ समय तक फायदा तो देते हैं, लेकिन एक लंबी अवधि के बाद हमारी भूमि को बंजर भी कर देते हैं। और फिर अतिचारण भी एक भूमि संरक्षण में रुकावट बनती है, तो हमें अतिचारण पर भी रोक लगाना चाहिए। और फिर मृदा, तो मृदा के बारे में यहाँ बताते हैं कि पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण को पतली परत आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। मतलब हमारी पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है जो कि दानेदार होती है, उसी को हम मृदा कहते हैं। और फिर यहाँ बताया है कि मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों से होता है। और फिर भूस्खलन, तो भूस्खलन क्या होता है? यहाँ ये बता रहे हैं कि भूस्खलन को सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहत संचलन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मतलब जो भी मलबा या ढाल से जो मिट्टी गिरती है उसी को भूस्खलन बोलते हैं। और फिर भूस्खलन को रोकने के उपाय क्या हैं? तो ये बताते हैं कि भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का मानचित्र बनाकर इनमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगीकृत करना, इस प्रकार क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। मतलब ऐसे क्षेत्र जो कि जहां पर भूस्खलन होने का खतरा है, वहां पर ये बता रहे हैं कि मानचित्र पर उन्हें इंगित करें, मतलब उनको एक डॉट के थ्रू बता दिया जाए कि यहाँ पर भूस्खलन आने की संभावना हो सकती है। तो इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए भी छोड़ा जा सकता है। मतलब उन जगहों को हम खाली छोड़ सकते हैं ताकि वहां पर आवास का लोग अपना आवास बना सके। और फिर भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण, मतलब भूमि को बचाने के लिए और उसको रोकने के लिए हमें एक दीवार टाइप में क्रिएट कर देना चाहिए, जिसे हम प्रतिधारी दीवार यहाँ बताया जा रहा है। फिर भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि है। और ये कहते हैं कि भूस्खलन को बचाने के लिए या रोकने के लिए सबसे प्रभावी तरीका ये है कि हम अधिक से अधिक वनस्पति का पौधों का हम रोपण करें। फिर है सतही अपवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि मृदा, तो मृदा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। धन्यवाद।